कम्युनिकेशन प्रोसेस को हम देखते हैं संचार प्रक्रिया। इसमें 7 चरण होते हैं, ध्यान रखना 7 चरण होते हैं नॉर्मल कम्युनिकेशन प्रक्रिया में। ठीक है, सबसे पहला है सेंडर, मतलब जो मैसेज को भेजता है वो सेंडर कहलाता है। ठीक है, और दूसरा आता है इसके बाद मैसेज, अर्थात जो भी हमें किसी को भी जो भी बात हमें कहना है तो हम पहले उसकी एक रूपरेखा बनाते हैं। जब मैंने एग्जांपल भी दिया था आपको कि यदि आपको किसी अननोन व्यक्ति या नॉन व्यक्ति से बात करना है तो आप क्या करोगे, सबसे पहले ये सोचोगे ना कि मैं क्या उससे बात करूं, है ना। तो ये हमारा मैसेज कहलाएगा कि अगर हमें बात करना स्टार्टिंग करनी है, जैसे मैंने एग्जांपल भी दिया था कि आज मौसम कैसा है ना। एकदम से तो हम जाके बात नहीं कर सकते ना, पहले हम सोचेंगे क्या बात करना है। ठीक है, तो वो हमारा मैसेज कहलाएगा। फिर आता है सॉरी फिर आता है एनकोडिंग। अब हमने मैसेज तैयार कर लिया हमारा, अब हमें ये डिसीजन लेना पड़ता है मानसिक स्तर पे कि हम उस मैसेज को किस तरीके से सामने वाले को देंगे, है ना। कि हमने कि उस व्यक्ति को कौन सी भाषा समझ में आती है इसका हमें ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, अगर हमें नहीं पता उसे कौन सी भाषा समझ में आती है तो हम एक इंग्लिश लैंग्वेज चूज कर लेते हैं। ठीक है, तो जो भी उसे किस तरीके से समझ में आएगा या आपको रिटर्न उसे लिख के देना है, तो ये सब हम अपने मानसिक स्तर में सोचेंगे, तो ये एनकोडिंग कहलाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद आता है माध्यम, मीडियम, कि हम उसे किस तरीके से जो मैसेज है हम किस तरीके से उसे डिलीवर कर रहे हैं, बोल के कर रहे हैं, सेंड करके कर मतलब डाकिया द्वारा कर रहा है अगर हमने पत्र लिखा है। ठीक है, मैसेज किया है तो हम टाइप करना करके जो हम इंटरनेट के माध्यम से कर रहे हैं, मेल मेल कर रहे हैं, तो ये सब आते हैं माध्यम के अंतर्गत। अब जो भी आपने एनकोडिंग की है उस मैसेज को बनाया है, अब वो रिसीवर तक पहुंचेगा पहले अगले चरण में, तो वो रिसीवर जो आपके मैसेज को ग्रहण करता है वो रिसीवर कहलाता है। ठीक है, उसके बाद वो आपके मैसेज को ओपन और समझने की कोशिश करेगा कि आखिर आपने मैसेज में लिखा क्या है, तो वो हमारी डिकोडिंग कहलाती है ना। और उसके बाद वो आपको फीडबैक देगा, प्रति उत्तर देगा, तब जाके हमारी कम्युनिकेशन प्रोसेस पूरी होगी। अर्थात अगर आपने पूछा है मौसम कैसा है, तो वो जवाब देगा मौसम अच्छा है, मौसम बारिश वाला है। ठीक है, तो ये फीडबैक में आएगा। जब तक ये प्रतिक्रिया नहीं देगा तब तक हमारी कम्युनिकेशन प्रोसेस कंप्लीट नहीं मानी जाएगी। प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया था कि कम्युनिकेशन प्रोसेस का अंतिम चरण क्या है, तो वो फीडबैक उसका उत्तर था। ठीक है, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम समझ में आया, कोई भी डाउट है तो वो अभी पूछ सकता है, फिर हम मॉडल की तरफ चलेंगे। यस सर, समझ आ गए। नो सर। आगे बढ़े। ठीक है, अनुरुद्ध जी जी, सर। जो ये मैसेज जी दिया है यहाँ पे जी जी। हाँ, जो मैसेज लिखा है सेकंड स्टेप वाला, तो उसमें मैसेज हाँ जी, में हम मतलब सिर्फ ये देख रहे हैं कि किसके थ्रू हमें भेजना है, मीन्स क्या हम नहीं, सामग्री मीन्स अभी क्या है यहाँ हमारी पे। सामग्री से मतलब हमारी मानसिक स्तर पे हम सोच रहे हैं कि हमें क्या बोलना है। ठीक है, तो मैसेज और इनकॉर्ड अभी में आप फर्क क्या है? मैसेज और इनकोडिंग में फर्क ये है कि हमने सोच लिया कि हमने पहले डिसीजन किया कि हमें क्या बोलना है। ठीक है, ये आएगा हमारा मैसेज। और एनकोडिंग किस तरीके से बोलना है, वो उसका भी तो हमें निर्णय लेना पड़ता है ना। क्या क्या मैसेज डिलीवर मतलब क्या मैसेज है। अभी आपने मेरे से एक क्वेश्चन आपके दिमाग में था, ठीक है, कि मुझे मैसेज और एनकोडिंग के बीच का फर्क समझना है, ये आपके दिमाग में था, है ना। तो ये हमारा हो गया मैसेज। अब आपने विचार किया क्योंकि क्लास हिंदी में चल रही है ना, तो आपने हिंदी में उस मैसेज को आपने डिलीवर किया। तो स्टाइल जो आपने चूज किया, आप इंग्लिश में भी बोल सकती थी, हिंदी में भी बोल सकती थी, ये भी आपने मानसिक स्तर पे आपके खुद के निर्णय लिए, तो ये हमारा एनकोडिंग हुआ। कभी ओके, कभी होता क्लियर, है ना कि हम, थैंक यू। है ना, और कभी कभी ऐसा होता है कि हम शब्दों की जगह इशारों का यूज करते हैं, तो वो भी
हमारी एनकोडिंग में आ जाएगा। अभी क्लियर हुआ? हाँ जी सर बिल्कुल। जो हमने मतलब इसके बारे में बोलने के बारे में हमने सोचा है तो वो मैसेज में आएगा, और जो हाँ बोलने का हमने जैसे प्रोसेस हमने आपको पूछा वो एनकोडिंग में आएगा। ठीक है, पर इसमें आपने वाणी के माध्यम से पूछा तो वो मीडियम में आएगा। ठीक है, बोलने से पहले सब कुछ एनकोडिंग और मैसेज का खेल है, जब आप बोल रहे हो तो वो मीडियम में आएगा। ठीक है, इस चीज को याद रखना, मीडियम और एनकोडिंग में कंफ्यूज नहीं होना है हमें। अभी क्लियर हुआ आपको? सर पहले मीडियम क्लियर तो था आपने लेकिन बताया था अब ना इंटरनेट के एनकोडिंग और माध्यम से। मीडिया में मैं मीडियम कंफ्यूज हो गई हूँ। जी जी सुनिए। मीडियम आपने बताया था अभी। हाँ हाँ, इंटरनेट के माध्यम से हम देंगे। इंटरनेट की जगह आप डाकिए को भी रख सकते हो। अभी आप बोल रहे हो तो वाणी को रखो उसकी जगह। ठीक है, तो वो हमारा मीडियम कहलाएगा। जी आप ईमेल लिख रहे हो, ठीक है, आपने सोचा दिमाग में हमें क्या मैसेज लिखना है, ठीक है, उसके बाद आपने एनकोडिंग की, टाइप करना, उसके बाद आप इंटरनेट के माध्यम से तो भेजोगे आप, तो वो हमारा चैनल हो गया, मीडियम। अभी भी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, नहीं सर, या जो अब भी इस चीज समझ में उदाहरण से समझ आ गया मेल के माध्यम से कि सर हमारा कोई वो है तो हमने मेल को पहले लिखा। मेल पहले सर हमने हमने सोचा पहले कि हमें क्या सोचा, लिखना है। हाँ हाँ सोचा, फिर एनकोड किया, उसको टाइप किया, फिर इंटरनेट के हाँ थ्रू हमने भेजा, फिर रिसीवर ने रिसीव किया, फिर रिसीवर ने जी जी अपनी लैंग्वेज में उसको समझा, फिर हाँ उसका प्रतिपुष्टि किया, उसने फीडबैक दिया। हाँ जी जी। अगर मान के चलिए आपने कोई चीज सोची थी और आपने टाइप किया, तो इसके बीच आपके पास एक ऑप्शन था, कि ये ऑप्शन था कि मैं उसे मेल ना भेजकर उससे कॉल कर लूं, है ना। हम कॉल करके उससे वाणी के माध्यम से डिलीवर कर सकते थे, और उसमें भी आपके पास कई विकल्प थे, है ना, कि इंग्लिश में दूं या हिंदी में दूं। और या तो आपके दिमाग में ये भी आ सकता था कि मैं उससे फेस टू फेस मिलकर दे दूं, वीडियो कॉलिंग कर लूं। तो ये सब जितने भी आपको निर्णय लेना पड़ते हैं मैसेज को सिलेक्ट करने के बाद, क्या मैं कौन सी बात पहले करूंगी, कौन सी बात बाद में करूंगी, तो ये सब चीजें आपकी एनकोडिंग में आ जाएगी। अभी क्लियर हो गया? अगर किसी को भी डाउट है पूछ ले, क्योंकि अगर ये नहीं आएगा, पकड़ नहीं पाओगे, तो आगे मॉडल्स हैं वो थोड़ा समझने में आपको कठिनाई होगी। अगर इसे आपने आराम से समझ लिया फिर तो एकदम चुटकियों में समझ में आ जाएगा आपको। बताएं अभी। अभी क्लियर हो गया। ठीक है, आगे बढ़े। हाँ जी। जी सर। जी जी। अब इसी में था, कॉल एंड चान ने क्लासरूम कम्युनिकेशन मॉडल दिया था। ठीक है, मतलब इफेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन, जो हम पढ़ चुके हैं, ये मैं आपको रिपीट करा रहा हूँ क्योंकि एक बार आप देख लीजिए। अब क्लासरूम जो हमारा कम्युनिकेशन है, अगर आपसे पूछता है कॉल एंड चान के अनुसार कितने इसके स्तर हैं, तो 5 स्तर है। ठीक है, और जो अगर वो पूछ रहा है कि नॉर्मल कम्युनिकेशन के कितने स्तर है, तो 7 हैं। ये आप ध्यान रखना एग्जाम में। ठीक है, इसमें कुछ नहीं है। पहले अगर हम उसमें पढ़ रहे थे तो सेंडर आ रहा था, फिर मैसेज, फिर एनकोडिंग, मीडियम, रिसीवर, डिकोडिंग एंड फीडबैक आ रहा था। अब क्लासरूम में क्या होता है कि जब भी हम क्लासरूम में संचार करने जाते हैं तो 5 चीजें होती हैं। पहला मैसेज, एनकोडिंग, मीडियम, डिकोडिंग एंड फीडबैक। फीडबैक या तो फिर एवोल्यूशन। ठीक है, फॉर्मुलेशन ऑफ मैसेज में होता ये है कि वही हमें बच्चों को अगर हम पढ़ाने जा रहे हैं तो हमें एक पूरा मैसेज हमारा तैयार करना पड़ेगा उससे पहले कि हमें क्या पढ़ाना है। एक डिजाइन करना पड़ेगा कि आखिर हम आज जा रहे हैं, कक्षा में जा रहे हैं, तो हमें क्या पढ़ाना है। पूरी एक रूपरेखा हमारी तैयार होती है, तो उसे हम फॉर्मुलेशन ऑफ मैसेज कहते हैं, जो हमने पहले बना लिया है। ठीक है, फिर एनकोडिंग में क्या होता है बताए आप, कोई बताइए क्या होगा इस पे। एनकोडिंग में वो होता है, जैसे हमने मैसेज को हमने सोचा कि हमें क्या मैसेज देना बच्चों है, के इसमें वो बताइए आप। बच्चों को इसमें, हाँ, कि मैंने हाँ सोचा कि आज मुझे पतंजलि योग दर्शन पढ़ाना है, तो फिर मैं देखूंगी कि जो क्लास की स्ट्रेंथ है वो लोग हिंदी में ज्यादा समझते हैं या संस्कृत में या इंग्लिश में, तो उसी अकॉर्डिंग मैं उसको इनकोड करूंगी कि वो अपने माध्यम से उसको समझ सके। तो यस
मेरा और जो इसमें आप लैंग्वेज होगा। जी, इसमें आप क्या कहते हैं, प्रोजेक्टर का यूज भी कर सकती हो, मॉडल का भी प्रयोग कर सकती हो, चार्ट वगैरह का भी यूज करती हो, तो वो भी इसमें आ जाएगा। फिर मैसेज ट्रांसमिट किस तरीके से हम कर रहे हैं अपना मैसेज, ठीक है। फिर बच्चे उसकी डिकोडिंग करेंगे, उसे समझेंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद फिफ्थ चरण है कि फीडबैक देंगे बच्चे, जो भी आपने बच्चों से पूछा है तो उसका प्रति उत्तर देंगे वो आपके लिए। और फिर जब वो प्रति उत्तर दे रहे होते हैं तो फिर आप मूल्यांकन करते हो कि वो बच्चा सही जवाब दे रहा है या गलत जवाब दे रहा है। तो ये क्लासरूम कम्युनिकेशन की प्रक्रिया में आएगा। तो दोनों आपको क्लियर हुई या अभी भी कोई डाउट है इन दोनों में? क्लियर है। ठीक है, आगे बढ़े। हाँ जी। चलिए, आज हम क्वेश्चन क्लास था। सॉरी मॉडल। जी हेलो, जी पूछिए। जी यहाँ पर एक क्वेश्चन था मेरा। जैसे हमने ना नॉर्मल कम्युनिकेशन में सेंडर लिया था, तो वो भी एक पर्सन ही हुआ जो फिर भेज रहा है या फिर कोई जी भी। तो क्लासरूम कम्युनिकेशन में तो जी टीचर होता है, तो उसको फिर हम इस स्टेप में क्यों नहीं मतलब इंक्लूड कर रहे हैं? देखिए, ये जो है, जो हम पढ़ रहे थे अभी, कॉल एंड चांद के अनुसार पढ़ रहे थे, सभी लोगों ने अपनी अलग अलग थ्योरी दी है, ठीक है। उन लोगों का मानना मतलब कि उन्होंने देखा मॉडल्स में कि उन्हें आवश्यकता नहीं लगी उस चीज की कि सेंडर को डिफाइन किया जाए, तो इसलिए उन्होंने डायरेक्ट मैसेज को उठा लिया कि मैसेज का होना जरूरी है। वो तो अलग अलग लोगों ने अपने अपने हिसाब से थ्योरी दी है, इसमें कम ज्यादा का कोई खेल नहीं। अभी हम मॉडल्स पढ़ेंगे तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि कहीं पे कुछ दिया हुआ है, कहीं पे कुछ दिया हुआ है, ठीक है। इसमें इसमें कोई विशेष वो नहीं है कि सेंडर था, सेंडर को क्यों हटा दिया, नहीं। उनको जो लगा क्लासरूम के हिसाब से कि क्लास में क्या क्या जरूरी है, वो उन्होंने लिखा है, ओके, इसलिए वो कॉल एंड चार्ट का मॉडल कहलाया है। जी अभी क्लियर थैंक यू। हुआ? और ये ना मॉडल जी अभी हो से गया। नहीं आ रही है, अरस्तु के टाइम से आ रहे हैं, तो वो चेंज होते रहते हैं। हर व्यक्ति अपने अपने हिसाब से देता है थ्योरी। अलग अलग कम्युनिकेशन के टाइप से बहुत सारे कम्युनिकेशन है, ठीक है। अभी हम कम्युनिकेशन के मॉडल्स पे देखते हैं। तो इसमें हम 3 मॉडल पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले है लीनियर मॉडल, जिसके अंतर्गत 4 मॉडल आते हैं, ठीक है। फिर है ट्रांसैक्शनल मॉडल, जिसमें बर्लिन का मॉडल आएगा सिर्फ। और फिर है इंटरेक्टिव मॉडल, जिसमें स्क्रैम और वाइट के मॉडल आएंगे, ठीक है। जो लीनियर मॉडल है वो वन वे कम्युनिकेशन होता है। इसमें आपका मैसेज रिसीवर तक तो जाएगा पर हमें फीडबैक नहीं मिलेगा, तो वो हमारा लीनियर मॉडल के अंतर्गत आएगा कि आपने जो भी संदेश दिया वो रिसीवर तक रहेगा, रिसीवर प्रतिक्रिया नहीं देगा आपको, ठीक है। और ट्रांसैक्शनल जो मॉडल है वो टू वे है। टू वे से आसे कि आप जो मैसेज रिसीवर को दे रहे हो तो उसका फीडबैक वो आपको देगा, ठीक है। तो ये जो है वो भी टू वे है, ठीक है। और इंटरेक्टिव मॉडल है वो भी टू वे है, दोनों ही टू वे है। पर अंतर सिर्फ इन दोनों में इतना है कि ट्रांसैक्शनल जो मॉडल है वो फेस टू फेस होगा, ठीक है। मतलब डायरेक्ट कम्युनिकेशन होगा इसमें। और इंटरेक्टिव मॉडल में अप्रत्यक्ष रूप से कम्युनिकेशन होगा, इसमें आमने सामने फेस टू फेस नहीं रहेंगे, ठीक है। अब हम एक एक करके मॉडल्स को देखेंगे, पर एक चीज मैं आपको बता दूं कि जो शैनन एंड वेवर का मॉडल है वो लीनियर मॉडल भी है और ट्रांसैक्शनल मॉडल भी है। हुआ ये था कि शैनन एंड वेवर ने पहले जो मॉडल बनाया था उसमें उन्होंने फीडबैक को ऐड नहीं किया था, पर उन्होंने फिर कुछ टाइम बाद और जो मॉडल्स आए उनको देखा, जांच की, उसके बाद उन्होंने ट्रांसैक्शनल मॉडल में इसको रख दिया था। उसमें फीडबैक को, शैनन एंड वेवर का जो मॉडल था उसमें फीडबैक को जोड़ दिया था, तो वो ट्रांसैक्शनल मॉडल कहला गया है। और हमारे जो अभी तक जो क्वेश्चन आए उसमें जो क्वेश्चन बनते हैं वो लीनियर मॉडल से ही बनते हैं, शैनन एंड वेवर के। ये याद रखना, कोई आपसे पूछे कंफ्यूज हो जाए कहीं कहीं पे जो आपको शैनन एंड वेवर का मॉडल है वो लीनियर मॉडल में लिखा हुआ मिल जाएगा,
या ट्रांसैक्शनल मॉडल में लिखा हुआ मिल जाएगा। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। ठीक है, अब हम लीनियर मॉडल को देखेंगे। इसके जो प्रकार हैं उसको बाद में देखेंगे। अभी हम देखेंगे ओवरऑल लीनियर मॉडल होता क्या है। ठीक है, लीनियर मॉडल वन वे कम्युनिकेशन है, मतलब सेंडर रिसीवर को मैसेज देगा पर उसका फीडबैक नहीं आएगा। इसका सबसे ज्यादा उपयोग मास कम्युनिकेशन में होता है। सबसे ज्यादा उपयोग मास कम्युनिकेशन होगा। इसका मतलब ये भी नहीं है कि सिर्फ मास कम्युनिकेशन में ही होगा, और भी कम्युनिकेशन होते हैं जहां पर इसका उपयोग होता है। ठीक है, इसमें फीडबैक नहीं मिलता है। फिर इसमें नॉइस का कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले जो मतलब नॉइस का कॉन्सेप्ट दिया गया है वो लीनियर मॉडल के अंतर्गत दिया गया है। ठीक है, इसमें भी 3 मॉडल जो हैं उनमें नॉइस का कॉन्सेप्ट नहीं है, पर जो शैनन एंड वेवर ने मॉडल दिया था उसमें नॉइस का कॉन्सेप्ट याद रखना आपको, इसलिए मैंने आपके लिए ब्रैकेट में लिख लिया कि सिर्फ शैनन एंड वेवर के मॉडल में ही नॉइस का कॉन्सेप्ट है। अब लीनियर मॉडल के लाभ ये हैं कि इसमें दर्शकों की मानसिकता सीधे प्रभावित होती है। कि मान के चलिए कोई लीडर आया और वो अपनी चुनावी रैली कर रहा है, मंच पर है, उसने अपना मैसेज दिया, तो जनता का सीधे इफेक्ट पड़ रहा है ना। अभी कोविड की न्यूज अगर चलने लगेगी, उन लोग वो अगर सेंडर है तो हम लोग रिसीवर हैं, तो कोविड की जितनी भी न्यूज होती है उसका सीधा प्रत्यक्ष प्रभाव हमारे मानसिक स्तर पर पड़ता है ना। आपने देखा होगा कोविड की ऐसी थी कि लोगों ने सुसाइड करना शुरू कर दिया, तो इस स्तर पर इसका प्रभाव पड़ता है सीधे डायरेक्ट। फिर इसमें अगला पॉइंट ये कि इसमें वक्ता की बात बिना किसी प्रश्न के मानने की संभावना अधिक होती है। लोग क्रॉस क्वेश्चन पूछते ही नहीं है। कहीं पे भी आप देखना, मंच पर अगर कोई व्यक्ति है वो अगर बात कर रहा है तो क्रॉस क्वेश्चन बहुत कम होते हैं कि सर ऐसे ऐसे क्यों, क्योंकि वो मतलब कि वन वे है इसलिए। फिर इसकी सीमा है कि इसमें यह अनुमान लगाना मुश्किल होता है कि वक्ता की बात का प्रभाव दर्शकों पर कितना और कैसा पड़ रहा है। जो भी बात कही जा रही है उसका दर्शकों पर प्रभाव पड़ रहा है, ये हम नहीं देख सकते हैं, है ना। माप नहीं सकते कि किस पे कितना पड़ा है, किसी पे ज्यादा पड़ सकता है, किसी पे कम पड़ सकता है, ये तो व्यक्ति की अपनी मानसिकता के ऊपर रहता है। इसमें सर एक क्वेश्चन है। ये जी बोलिए। सर इसमें जो नॉइज का कॉन्सेप्ट लिखा है यहाँ पे, नॉइज का एग्जैक्टली मीनिंग क्या है? नॉइज का एग्जैक्टली मीनिंग ये बात करते हैं और उसमें जो बाधा उत्पन्न हो जाती है, जैसे कि मैं आपके साथ हमेशा रोज प्रतिदिन कम्युनिकेशन करने की कोशिश करता हूँ, पर नेटवर्क वीक होने के कारण रोज बाधा बात आती मेरी है। आप तक पहुँच नहीं होती है ना। तो ये नॉइज है, यही बैरियर है। क्लियर हो गया आपको? अच्छा, मतलब नॉइज का मतलब वही शोर ही है, मतलब बाधा बैरियर आना हाँ है। ठीक है, ठीक। हाँ, वही है नॉइज। ठीक है, तो इसमें अगर देखें, सेंडर होता है, मैसेज होता है, एनकोडिंग होती है, मीडियम होता है, रिसीवर होता है और डिकोडिंग होती है। ठीक है, अब हम सबसे पहला जो एरिस्टोटल ने मॉडल दिया था उसको हम पढ़ते हैं। वो लीनियर मॉडल में सबसे पहला आता है। ये सबसे पहला मॉडल है जो कि अरस्तु द्वारा दिया गया है। आप ये डायग्राम देखिए, इसमें देखिए इन्होंने लिखा है स्पीकर, स्पीच, ऑडियंस और इफेक्ट। मतलब स्पीकर ने अपनी स्पीच के माध्यम से कुछ कहा, वो ऑडियंस तक गया और फिर ऑडियंस पे उसका इफेक्ट पड़ रहा है। इतनी सी बात है सिर्फ इस मॉडल में। क्लियर हुई? हाँ ठीक है सर। है ना। पर इसमें और जो इसमें सर ये लिखा है ओकेजन occasion। बीच में जो, हाँ वो ओकेजन जो लिखा है उसका क्या मतलब? कि ये हमें देखना पड़ता है कि किस तरीके का माहौल है। जिस तरीके का माहौल होगा या जिस विषय पे चर्चा करनी होगी वो ओकेशन कहलाता है। अच्छा, जैसे ठीक कोई है। त्योहार होता है तो दिवाली होती है तो दिवाली के उस पे विश करते हैं, या होली है उसके, या वैसे हो गया कोई ईद वगैरह हुई तो उसके उस पे। ठीक है। जैसे कि गम का माहौल है तो संबोधित तो करना पड़ेगा, बात तो करनी पड़ेगी, तो उसके हिसाब से हमें देखना है। अब ये बताइए ये
किस कम्युनिकेशन के अंतर्गत आ रहा है? पब्लिक। बिल्कुल सही, वेरी गुड। ठीक है, अब इस मॉडल की आलोचनाएं भी हुई। आलोचना ये है कि इसमें सबसे पहला फीडबैक नहीं मिलता है, वन वे है ये, इसमें नॉइस का कॉन्सेप्ट नहीं है, इसका उपयोग सिर्फ पब्लिक स्पीकिंग के लिए हो सकता है, तो इसकी आलोचना भी कर दी। ठीक है, अब इसके बाद जो मॉडल है वो है लेसवेल का मॉडल। इसको सर 1948 नॉइस सर जी, नॉइस का कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है, तो इसमें नॉइस का ना होना तो अच्छी बात है, तो ये आलोचना में क्यों आ रहा है? मतलब कोई बाधा आए तो उससे तो अच्छा कि ना आए। नहीं नहीं, इन्होंने ये कहा कि नॉइस नॉइज का तो उसमें कॉन्सेप्ट है ही ना नहीं जिसमें दिया है। फीडबैक। नहीं, इन्होंने देखो, ये जब अरस्तु का जो मॉडल बना था ना, उसमें उन्होंने नॉइस के बारे में सोचा ही नहीं था कि नॉइस भी हो सकती है। मतलब ठीक, जब हम बात करते हैं तो हो सकता है कोई तेज चिल्ला रहा हो, तो उनका ध्यान गया ही नहीं नॉइस पे, है ना, तो उन्होंने नहीं लिखा। तो फिर जब चीजें बढ़ी, अभी आके नॉइस का कॉन्सेप्ट बाद में आया, तो उन्होंने कंपेयर किया कि शैनन और वीवर ने तो दे दिया, अरस्तु ने नहीं दिया, तो फिर उसकी आलोचना हुई कि अरस्तु का जो मॉडल है उसमें नॉइज है ही नहीं, उन्होंने बाधा के बारे में कोई जिक्र ही नहीं किया है, ये हुआ है। अच्छा, अब समझ गए। ठीक है, ठीक है, नॉइज तो इसमें भी होगी, पर अरस्तु ने उसके बारे में कोई वर्णन ही नहीं किया, इसलिए उसकी आलोचना हुई। ठीक है, किसी का और क्वेश्चन है? कोई बीच में बोला था इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। नहीं सर, मैं वही बात कह रही थी कि जो शैनन वीवर वाले, क्या नाम था उनका, जो कॉन्सेप्ट था ना, उनमें उसमें फीडबैक था, तो फीडबैक के लिए ही नॉइज का यूज किया गया है। आपने इसमें एक्सेप्शन भी लिखा है ना, नॉइज जो ऑब्लिक में आपने लिखा है कोष्टक में। जी, शैनन एंड वीवर ने बदल दिए हैं, दोनों में उन्होंने नॉइस का कॉन्सेप्ट दिया है, पर पहले जो मॉडल दिया था ना, उसमें फीडबैक का ऑप्शन नहीं था, बाद में फीडबैक का आया है, पर नॉइस का कॉन्सेप्ट दोनों में ही था। ठीक है, ये आप याद रखना। आगे बढ़ते हैं, लेसवेल का मॉडल देखते हैं। 1948 में डे रॉल्ड डी लेसवेल ने इसे दिया था। इसको एक्शन मॉडल, लीनियर मॉडल, वन वे मॉडल इसके अन्य नाम है। इसको सबसे प्रभावशाली संचार मॉडल माना जाता है। अगर आपसे पूछा जाए लीनियर मॉडल में सबसे प्रभावशाली मॉडल कौन सा है, तो आप लेसवेल का मॉडल पे टिक करके आएंगे। अब इसमें क्या होता है ये देख लेते हैं। सबसे पहले इसमें सेंडर रहेगा, वो मैसेज बनाएगा, वो किसी मीडियम के द्वारा देगा, रिसीवर उसे रिसीव करेगा और उसका इफेक्ट पड़ेगा। इसमें ये फीडबैक जो लिखा है वो सही नहीं लिखा है, तो इस पे आप इसका ध्यान रखना कि यहाँ तक आके जो हमारी पब्लिक थी, जैसे हम बता रहे थे चीजें, उस पर आके यहाँ पर रुक जाएगा, पर हमारा रिसीवर कोई प्रतिक्रिया नहीं देगा, उस पर उन बातों का इफेक्ट होगा। तो ये लेसबेल ने कहा है, सेंडर से मैसेज, मैसेज से मीडियम, मीडियम से रिसीवर, रिसीवर से इफेक्ट। इसमें किसी को कोई दिक्कत समझने में? नो प्रॉब्लम। ठीक है, अगर आपने एक को सही से कर लिया तो शुरुआत कर लिया, तो बाकी सबको आप अच्छे से पकड़ लोगे। ठीक है, ये हमारा हो गया लेसवेल का मॉडल। इसके बाद हमारा आता है बर्लो का मॉडल। डेविड बर्लो ने 1960 में शैनन एंड वीवर का 1949 वाला मॉडल देखकर SMCR मॉडल दिया था। SMCR का फुल फॉर्म सेंडर, मैसेज, चैनल एंड रिसीवर। इसमें संचार को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन किया गया है कि संचार, सबसे पहले आप इसको प्रभावित कैसे होंगे वो कारक, वो इसके अंतर्गत दिए गए हैं। अच्छा, इस मॉडल को अच्छे से देखो और बताओ कि इसमें क्या अलग दिख रहा है आपको। चैनल, इनकोडर एंड डिकोडर, मतलब जो वर्ड लिया गया है वो सेंडर और रिसीवर का इनकोडर और डिकोडर लिया गया है। मतलब सोर्स और नहीं रिसीवर, नहीं, मतलब जो वर्ड लिए गए हैं वो, आई थिंक।
नहीं, सोर्स अलग है, इनकोडर अलग है और मैसेज अलग है इस मॉडल में भी। अब बताइए। तो इसमें सोर्स सेंडर को सोर्स बोला गया है। नहीं, सेंडर को सोर्स बोला गया नहीं, वो तो बात एक ही हुई, सेंडर और सोर्स एक ही बात कहलाएगी आपकी, और सर रिसीवर मैसेज से ऑडियंस पहले ये एक ही एनकोड बात किया गया कहलाएगी। है। जी सर मैसेज मैसेज से पहले एनकोड किया गया है, मैसेज के बाद एनकोडिंग था ना पहले। हाँ। बिल्कुल करेक्ट। इसमें मैसेज से पहले इनकोडिंग करी है और रिसीव से पहले डिकोडिंग कर दी गई है। ठीक है, ये इसमें इनकोड और डिकोड पर विशेष ध्यान दिया गया है। अब इसमें होता ये है कि सोर्स है, सोर्स से के बाद इनकोडिंग होगी, फिर मैसेज होगा, मैसेज चैनल के माध्यम से जाएगा, चैनल से डिकोडिंग होगी और डिकोडिंग के बाद रिसीविंग होगी। ये इनके मॉडल में इन्होंने कहा गया है। अब इनके सर नीचे भी कुछ चीजें लिखी हुई हैं। हाँ जी बोलिए। तो सर ये ड्रॉबैक में नहीं आएगा, जैसे आपने बताया कि पहले हम आपकी कुछ वॉइस सोचते हैं तभी तो हम लिखते हैं, अगर हम पहले ही लिख देंगे और फिर सोचेंगे तो वो। हेलो, आ तो रही है वही आवाज? तो। जी 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 जी, बिल्कुल आ रही है हाँ, तो आपकी आवाज। वही कह रही थी सर कि पहले सोचेंगे तब कुछ लिखेंगे, अगर पहले से ही लिख देंगे और फिर सोचने लगेंगे तो वो गलत हो जाएगा ना फिर तो। इनका यही मानना था कि पहले हम कैसे चीजों को करते हैं उसके बारे में हम तैयार होते हैं, उसके बाद हम चीजों को जैसे हमें वैसे ही चीजों को तैयार करते हैं और फिर मैसेज देते हैं। यही इनका कॉन्सेप्ट था। ठीक है। ठीक है। अब इसमें ये होता है कि जो सोर्स होता है, सोर्स को या सेंडर को कौन कौन सी चीजें प्रभावित करती हैं। सबसे पहला आता है कम्युनिकेशन स्किल, कि आपका कम्युनिकेशन स्किल कैसा है ना, अच्छा है बुरा है, किस तरीके की आप वाणी का यूज करते हो, है ना, या लिखावट आपकी कैसी है। तो ये सब कम्युनिकेशन स्किल्स में आते हैं। तो अगर आपका अच्छा कम्युनिकेशन स्किल है तो आपका कम्युनिकेशन भी बहुत अच्छा होगा। तो अच्छे कम्युनिकेशन अगर बेकार है तो इसका इफेक्ट भी हमारे सेंडर पे पड़ेगा, और अच्छा है इसका भी इफेक्ट हमारे सेंडर पे पड़ेगा। एटीट्यूड, कैसा दृष्टिकोण है हमारा, नॉलेज, हम पे किस प्रकार की नॉलेज है ना, उसका भी इफेक्ट पड़ता है। सोशल सिस्टम, हमारे समाज में कैसा माहौल है, फिर एक कल्चर, किस संस्कृति से हम, उस उन सब का इफेक्ट हमारे सोर्स पे पड़ता है, सेंडर पे पड़ता है। फिर आता है हमारा मैसेज। मैसेज में सबसे पहले जो इफेक्ट पड़ता है वो पड़ता है कंटेंट का। हमें किस तरीके का कंटेंट लिखना है। अगर कंटेंट अच्छा है तो हमारा मैसेज भी बढ़िया होगा, अगर कंटेंट खराब है तब हमारा मैसेज प्रभावशाली नहीं रहेगा। ठीक है, फिर उसमें एलिमेंट क्या क्या डाले गए हैं, है ना, प्रतीक चिन्हों का किस तरीके से उपयोग किया गया है, तो इसका भी महत्व है ना। अगर प्रश्न नहीं चिन्ह नहीं लगाया है तो इस तरीके से, मतलब प्रश्न चिन्ह नहीं लगाओगे तो सामने वाला समझ नहीं पाएगा, बड़ी दिक्कत होगी। तो किस तरीके के एलिमेंट्स डालें, तो इसका भी प्रभाव हमारे मैसेज पे पड़ता है। ट्रीटमेंट, किस तरीके से हमने मैसेज को लिखा है, किस तरीके से ट्रीट किया है, अच्छे तरीके से करेंगे तो प्रभावशाली मैसेज होगा। फिर स्ट्रक्चर, किस रूप में आपका मैसेज क्रमबद्धता से कि एक के बाद एक है। अगर मिक्स बातों को लिखोगे, कोई क्रम नहीं होगा, तो उसका प्रभाव भी मैसेज पे पड़ेगा। फिर आता है कोड, क्या क्या आपने सिंबल यूज किए हैं मैसेज को तैयार करने में, तो ये सब चीजें हमारे मैसेज को प्रभावित करती हैं। फिर है हमारा चैनल चैनल तो जो हमारी पांचों इंद्रियां होती हैं तो वो चैनल को इफेक्ट करती हैं, है ना। सुनना, आपने सही से सुना या नहीं सुना, ठीक है। सूंघना, टच करना, स्मेल करना, टेस्ट करना, इन सब से हमारा मैसेज डिलीवर होता है ना। कि हमने सूंघा कि कहीं पे आग लगी है तो धुआं उठा, तो हमें पता चल जाता है कि हाँ इधर पे गंदे के से कि यहाँ पे आग लगी हुई है। तो अगर हो सकता है कि आपने सोचा किसी और चीज की है, मतलब कि किसी और चीज की स्मेल आ रही हो, आपने किसी और कुछ और इमेज आपने सोच ली, तो इससे हमारा जो मैसेज था वो
सामने वाले को समझ में नहीं आएगा, ये हम समझ ही नहीं पाएंगे, है ना। तो जाके हम देखेंगे। तो इस तरीके से जो हमारा ये चैनल है वो इफेक्ट पड़ता है। मान के चलिए मैं आपसे कम्युनिकेशन कर रहा हूँ और सही से नेटवर्क सही नहीं होता है, तो मेरी आवाज़ आप तक नहीं पहुँच पाती है, तो ये हमारा चैनल इफेक्ट हो जाएगा। फिर डिकोडिंग होगी और रिसीवर में भी सेम जो सोर्स पे इफेक्ट होता है, जिन तत्वों का इफेक्ट सोर्स पे पड़ रहा होता है, उन्हीं तत्वों का इफेक्ट हमारे रिसीवर पे भी पड़ रहा है ना। तो ये हमारा बर्नौली का मॉडल है, और इसमें इसकी आलोचना में ये लिखा गया है कि इसमें फीडबैक नहीं है, ये टू वे नहीं है, इसमें नॉइज का कॉन्सेप्ट नहीं है, और उपरोक्त वर्णित सभी कारकों के अनुसार दोनों व्यक्तियों को समान होना चाहिए। मतलब अगर हम देखेंगे कि इनका ये कहना है कि नॉलेज, एटीट्यूड और सोशल सिस्टम और कल्चर, अगर हम इनकी बात करें कि अगर एक व्यक्ति सेम एटीट्यूड रखता है, सेम नॉलेज रखता है, जो उसका सोशल सिस्टम सेम है और कल्चर सेम है, तो वो तो रिसीवर से, जो रिसीवर है उसका भी ये जो पॉइंट है उसको भी इन्हीं पॉइंटों से आना चाहिए। अगर दोनों का कल्चर अलग है तो मैसेज नहीं समझ पाएंगे, दोनों का सोशल सिस्टम अलग है तो नहीं समझ पाएंगे वो मैसेज, दोनों की नॉलेज अलग है तो वो लोग नहीं समझ पाएंगे। मान के चलिए आप योग वाले हो और आप इंजीनियर से बात कर रहे हो, तो इनका ये कहना है कि अगर ये दोनों अलग अलग है, योग वाले हैं, इंजीनियर है, इनका नॉलेज अलग अलग है, तो ये लोग आपस में बात नहीं कर सकते। इसलिए इनकी आलोचना हुई यहाँ पर कि अगर दोनों बात कर सकते हैं ऐसी बात नहीं है, सेम नॉलेज का होना आवश्यक नहीं है। ठीक है, क्लियर हुआ? या इसमें अभी भी आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। क्लियर है सर। ठीक है, फिर आता हमारा शैनन एंड वीवर का संचार मॉडल। इसको क्लाउड शैनन और वारेन वीवर ने 1948 में दिया था। इसमें सबसे पहले नॉइस की अवधारणा दी गई थी। इसको टेलीफोन मॉडल भी कहते हैं। टेलीफोन मॉडल इसलिए कहते हैं कि 1948 के समय जब कॉल करते थे तो वो क्या कहते हैं, सही से आवाज नहीं आती थी, झिर झिर की आवाज आती थी इस तरीके, तो इसलिए इसे टेलीफोन मॉडल का नाम दिया गया। इसमें क्या होता है, सेंडर होगा, सेंडर एनकोडिंग करेगा, चैनल के माध्यम से भेजेगा, फिर डिकोडिंग होगी, फिर रिसीव होगा। ये जो हुआ और इसके बीच में जो नॉइज आ रही है, बाधा आ रही है, चैनल के बीच में जो बाधा आ रही है, तो वो हमारी नॉइज कहलाएगी। ये इतना जो अभी हमने पढ़ा रिसीवर तक, ये शैनन एंड वीवर का ओल्ड वाला मॉडल है। ठीक है, इसमें अगर हम जो नीचे से ये लाइन आई है फीडबैक लिखा है, अगर ये और प्लस कर देंगे तो ये शैनन एंड वीवर का जो उन्होंने बाद में मॉडल दिया था उसके अंतर्गत आ जाएगा। क्लियर है ये आपको? जी। ठीक है, कोई मतलब बता देना, कि हो सकता है कि नहीं समझ में आ रहा हो किसी को, तो मैं उसको बता दूंगा। जल्दी जल्दी करने से अच्छा है कि आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आए। सर अभी बीच में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्लास के बाद ही पूछने क्वेश्चन? अगर मैं एक एक मॉडल के बाद आपसे पूछ रहा हूँ क्वेश्चन, हाँ करवाने ठीक है के बाद सर। मॉडल को करवाऊंगा, उसके बाद आपसे हर एक मॉडल के बाद पूछ लूंगा कि इसमें कुछ समझ में आया या नहीं आया। ठीक है, तो आप उस टाइम पे पूछ सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पर शैनन एंड वीवर का मॉडल खत्म हो गया है, और यहाँ पर हमारा लीनियर मॉडल भी खत्म हो गया है। अब इसके बीच आपको कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। सर इसमें वो मैसेज नहीं बताया है, मतलब सेंडर के बाद एनकोडिंग बता दिए, फिर मैसेज। यही तो विशेषता है, यही तो आपको याद रखना है चीजों को, कि उनका ये कहना है कि सेंडर है, ठीक है, उन्होंने एनकोडिंग और मैसेज को एक सा ले लिया है इधर पे, जो हम सोच रहे हैं और ओके जिस सर। तरीके से हम डिलीवर कर रहे हैं उसको एक ही उसमें शामिल कर लिया है। फिर उन्होंने चैनल के माध्यम से भेज दिया, ठीक है, फिर उसको डिकोडिंग कर लिया, फिर रिसीव कर लिया। यहाँ पे ये डिकोड और रिसीवर में थोड़ा कंफ्यूज नहीं होना,
ये पहले रिसीवर ही है, रिसेप्शन, ठीक है, उसके बाद ही डिकोड होगा। सर पहले रिसीव सर होगा फिर क्या डिकोड जो होगा, ये अच्छा ठीक है, जिसमें पहले है डिकोडिंग ना? लिखी हुई है पर ये डिकोडिंग नहीं है, रिसीवर के बाद ही डिकोडिंग है। हाँ, यस यस, ठीक है, ये याद रखना। आगे बढ़े। जी सर। सर ये डिकोडिंग और रिसीवर वाला एक बार प्लीज दोबारा से बता दीजिए, क्या कह रहे हैं लास्ट में जो बोला आपने? जी, ये देखिए चैनल के बाद क्या लिखा है, डिकोडर और रिसीवर लिखा है ना। जी सर। पर होता है ये कि सबसे पहले हमें मैसेज मिलेगा, फिर डिकोडिंग होगी। अगर हम इसके ऊपर देखें तो क्या लिखा हुआ है, रिसेप्शन, और फिर अगले में, डेस्टिनेशन। ठीक है, तो मतलब पहले तो रिसीव होगा ना, फिर ही तो वो जाएगा, आगे बढ़ेगा, अपनी जो डिस्टेंस पे जाएगा। ठीक है सर, इसमें क्वेश्चन किस डेस्टिनेशन, टाइप के आते हैं? एक्चुअली समझ नहीं आ रहा कि किस टाइप से जी, क्वेश्चन आएंगे इसमें। इसमें आपको क्वेश्चन इस तरीके के पूछ सकता है कि बताइए शेनन एंड वेवर के पुराने मॉडल में कितने चरण हैं, ठीक है। सबसे पहले नॉइस का कॉन्सेप्ट किसने दिया, ये पूछ सकता है। ये पूछ सकता है आपसे कि बताइए शेनन एंड वीवर के मॉडल में सेंडर के बाद क्या आता है, मैसेज आता है, ऑप्शन में दिया होगा, एनकोडिंग आती है, डिकोडिंग आती है, या फीडबैक आता है, ये पूछ सकता है आपसे। तो इस तो तरीके के इसमें क्वेश्चन इसमें बनेंगे। 5 चरण माने जाएंगे? जी इसमें बिल्कुल, ठीक है। जी 5 चरण इसके अंतर्गत माने जाएंगे अगर वो पूछता है शेनन एंड वेवर का पुराना मॉडल, पुराने मॉडल के अनुसार। पर अगर वो ये पूछता है शेनन एंड वेवर के नए मॉडल के अनुसार कितने माने जाएंगे, तो 6, क्योंकि उन्होंने फिर फीडबैक को प्लस कर दिया था, ठीक है। ठीक है, थैंक यू सर। सर अगर क्वेश्चन में वो पूछेगा शेनन एंड वीवर के उसमें मॉडल में सेंडर के बाद क्या आता है, तो एनकोडिंग बताएंगे या मैसेज बताएंगे? एनकोडिंग ही बोलेंगे ना, एनकोडिंग, मैसेज का अगर ऑप्शन हो तो भी? एनकोडिंग, ठीक हाँ ठीक। हाँ, मैसेज मैसेज नहीं बोलोगे, एनकोडिंग ही बोलोगे, ठीक है। अब जो नॉइज है ना, नॉइज के लिए बैरियर हमारे लिए एक अलग से जगह दिया है, तो हम उसको आगे पढ़ेंगे, ठीक है। ट्रांजैक्शनल मॉडल देखते हैं हम। ट्रांजैक्शनल मॉडल में अगर हम प्लस कर रहे हैं फीडबैक शेनन एंड वीवर मॉडल में, तो वो हमारा ट्रांजैक्शनल मॉडल में आ जाएगा। इस बात का विशेष ध्यान रखना, इसलिए मैं इस चीज को बार बार दोहरा रहा हूँ। इसका उपयोग इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन में होता है। इंट्रा मीन्स दो लोगों के बीच, ठीक है। जब व्यक्ति फेस टू फेस रहेगा तो वो क्या कहते हैं, हमारा ट्रांजैक्शनल मॉडल के अंतर्गत आएगा, और यही इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन कहलाता है। सर इंटरपर्सनल होगा ना? इंटरपर्सनल। ये हमेशा में इंटरपर्सनल और कोई इंट्रापर्सनल में बात नहीं हमेशा सर, निकल हमें क्लियर जाता हो है। चुका है ये। ये मेरा सब क्वेश्चन, ये मेरे सब क्वेश्चन माइंड में ये ऐसा ही बैठ गया है जाके। को, कोई बात नहीं सर। ठीक है। अब इसमें ना दोनों जो होते हैं इंटरचेंज रोल में होते हैं, मतलब कि आपने मैसेज दिया, ठीक है, रिसीवर तक मैसेज पहुंचा, डिकोडिंग हुई, और उसने फीडबैक दिया। अब यहाँ पर फीडबैक देने के बाद जो रिसीवर था वो सेंडर बन गया, और जो सेंडर था वो रिसीवर बन जाएगा, उल्टा हो जाएगा ना, तो इसलिए वो रिवर्स इंटरचेंज घूमेगा। रोल में होते हैं। जी, पूरा घूमता जाएगा, ठीक है। इसमें फीडबैक मिलता है और ये मैसेज के रूप में होता है ना, मतलब मैसेज से इधर पे नॉर्मली मैसेज मानना, फीडबैक मिलता है, सिर्फ इतना मेन है इसमें आपको फीडबैक मिलेगा, तभी ये ट्रांजैक्शनल मॉडल होगा, ठीक है। इसमें नॉइज का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ये इसकी विशेषता है। इसका लाभ ये, इसमें नॉइस का फीडबैक कॉन्सेप्ट मिलता है। कैसे है? जी, मतलब नॉइस का कॉन्सेप्ट देखो कैसे है शेनन इसमें? एंड, जी जी जी, देखो आप शेनन एंड वीवर का अगर मॉडल देखेंगे तो इसमें नॉइस का ये दिया हुआ है ना, बाधा उत्पन्न हो रही है ना। जितने भी मॉडल में ये कहा गया है कि जब आप कम्युनिकेशन करते हो तो बाधा उत्पन्न होती है। बाधा से तात्पर्य कि अगर आप बात कर रहे हो किसी से और बाजू में आपके कोई बहुत तेज लाउड स्पीकर
बज रहा है तो आप उससे सही तरीके से बात नहीं कर पाओगे, एक बाधा उत्पन्न हो गई। मान के चलिए आपने किसी को लेटर लिखा है ना, उसमें आपकी राइटिंग सही नहीं है तो वह एक बाधा उत्पन्न हो गई। ठीक है, जहां पे भी नॉइस का इस तरीके का कॉन्सेप्ट है वो आपकी पूरी एक यूनिट है, वो हम कल पढ़ेंगे। तो इस तरीके की जो भी चीजें हो रही है ना, और जिन जिन लोगों ने, जिन जिन कम्युनिकेशन के विद्वानों ने इसको स्वीकार किया है कि कम्युनिकेशन करते वक्त, संचार करते वक्त बाधाएं आती हैं और उसके बारे में वर्णन किया गया है, तो हम ये कहेंगे कि उन लोगों ने अपने मॉडल में नॉइस का कॉन्सेप्ट दिया है। ठीक है, अब ट्रांसैक्शनल जो मॉडल है उसमें नॉइस आएगा। जी, मैं ये पूछ रही थी, जितने भी फीडबैक बताए हैं अब तक, मतलब जो फीडबैक का प्रोसेस है, तो उसमें फीडबैक का प्रोसेस वही चलेगा ना? मतलब जो रिसीवर था वो सेंडर बना, सेंडर के बाद उसने मैसेज किया, फिर वो डिकोडिंग होगी, फिर चैनल आएगा, फिर रिसीवर और फिर डिकोडिंग ना? जी जी ठीक है जी, ठीक है। पर जिस भी प्रोसेस में दिया है, अगर किसी में मैसेज दिया है एनकोडिंग होगी। ठीक है, अगर ऐसी शुरुआत में चीज दी गई है तो फीडबैक में भी ऐसा ही होगा। मतलब जब रिसीवर सेंडर बनेगा तो वो भी पहले मैसेज देगा फिर एनकोडिंग देगा। ठीक है, अगर मॉडल में मैसेज है, मैसेज नहीं है, एनकोडिंग है, तो रिसीवर जब बनेगा तो वो एनकोडिंग देगा, मैसेज नहीं देगा। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। तो ये नॉर्मल चीजें वैसे ये पूछेगा नहीं, पर ध्यान रखना है इस बात का। सर जो आप क्वेश्चन पूछ रहे थे वो आपका क्लियर हुआ? जी भैया, इसमें आपने बताया नहीं इसका ट्रांजेक्शन का मॉडल का, इसमें नॉइस का कॉन्सेप्ट कैसे है? वो तो दूसरा मॉडल नॉइस का बता दिया आपने। कॉन्सेप्ट, जी जी, अभी हम इसके आगे पढ़ेंगे ना, जब मैं आपको डायग्राम बताऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा कि नॉइस का कॉन्सेप्ट इधर पे कैसे है। ठीक है, एक मिनट रुकिए बस, ठीक है, आप ठीक। आगे हम बढ़ने ही वाले हैं। ठीक है, सीमा इसकी जो सीमा है, इसमें नॉइज बहुत होती है, मतलब बाधाएं बहुत होती हैं। इसकी सीमा ये है कि जब भी हम फीडबैक, सॉरी, जब हम भी कम्युनिकेशन कर रहे हैं, जब हमने फीडबैक को ऐड कर दिया है, सामने वाला कुछ बोलेगा, हम कुछ बोलेंगे, तो स्वाभाविक सी बात है कि बाधा उत्पन्न होगी और होती है, कभी कभी नहीं भी होती है, ये भी सही बात है। तो इसलिए इसमें इसकी सीमा ये है कि इसमें क्या कहते हैं, नॉइज होती है। इसमें, इस मॉडल में सेंडर और रिसीवर को कम्युनिकेटर कहते हैं। अभी हम अलग अलग पढ़ रहे थे, सेंडर अलग है, रिसीवर अलग है। अगर क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है सेंडर और रिसीवर में को ट्रांजैक्शन मॉडल के अनुसार क्या कहते हैं, तो वो कम्युनिकेटर कहलाएंगे दोनों ही। ठीक है, अब इसमें बर्लिन का जो मॉडल है ट्रांजैक्शनल, ये जो हम पढ़ रहे हैं ट्रांजैक्शन मॉडल में बर्लिन का मॉडल आता है सर। ठीक है, तो उसके अंतर्गत ही नॉइस का कॉन्सेप्ट है, तब हम पढ़ेंगे। ट्रांजैक्शनल मॉडल सिर्फ नाम है, इसके अंतर्गत जो वैज्ञानिक मतलब कि विद्वान, मतलब कि अपने अपने मॉडल दिए गए, अलग अलग मॉडल है, तो उसके अंतर्गत नॉइस का कॉन्सेप्ट आएगा। ठीक है, तो जो इसमें सबसे पहला नाम आता है और एक ही नाम है, वो है बर्लिन। इन्होंने जो मॉडल दिया था अपना, तो वो हमारा क्या कहते हैं, ट्रांजैक्शनल मॉडल में आएगा। इसको 1970 में दिया गया था, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में दिया गया है ये। ठीक है, इसको अन्य नाम इसका है कि बर्नल ट्रांजैक्शनल मॉडल भी इसे कहते हैं। तो ये इसका मॉडल है, इस तरीके से उन्होंने दिया है। ठीक है, इसको समझने के लिए सबसे पहले हम इसको, जो इसमें नाम दिए गए हैं उसे हम समझते हैं। P यानी पर्सन, D यानी डिकोडिंग, E यानी एनकोडिंग, CPU पब्लिक क्यूज, CPR प्राइवेट क्यूज, फिर ये दिया है कि CBEHNV मतलब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, CBEHV मतलब वर्बल कम्युनिकेशन, और फिर है M यानी मैसेज। यही हमने पहले पढ़े थे। ठीक है, इसमें कुछ चीजें ऐड की गई हैं, उनको हम देखेंगे, उनके बारे में पता करेंगे है क्या। देखिए, ये है P1, दिख रहा है आप लोगों को? यस सर। जी सर, दिख रहा है। सर, ये P1 है और ये P2 यानी पर्सन। P का मतलब हमने सिर्फ पर्सन माना था, तो सिर्फ
P1 और P2 दो लोग हो गए, ठीक है। अब ये देखिए इसमें D और E लिखा है, ठीक है, और M लिखा है। तो E से मतलब ये है कि एनकोडिंग और मैसेज, ठीक है, कि सिर्फ इसमें हम मैसेज और एनकोडिंग कर लेंगे। पर्सन जो 1 है वो एनकोडिंग करके और मैसेज तैयार करके वर्बल और नॉन वर्बल, ठीक है, ये जो लिखा है ना, दोनों लिखा होगा। ये जो अगला जो दिया है CBEHNV, ये नॉन वर्बल है, ठीक है। उसके बाद वर्बल दिया गया है, ठीक है। और इन दोनों के बीच जो वो लहर सी बनी हुई है ना, वो मैसेज कहलाएगी, वो सॉरी नॉइस कहलाएगी आपकी, जो ऊपर दी गई है। फिर ये जो मैसेज जा रहा है वो P2 तक जाएगा, फिर यहाँ से डिकोडिंग होगी, ठीक है। फिर यहाँ से वो अपना जो मैसेज है उसकी एनकोडिंग करके मैसेज को लिखकर फिर से ये पुनः आपको यहाँ पे भेज देगा, और फिर यहाँ पर इसकी फिर से P1 पे डिकोडिंग हो जाएगी। इतना समझ में आया? पहले ये बताइए। नो सर। नहीं सर, नहीं आया रिपीट कर सर। दीजिए। ठीक है, नो। ठीक है, ठीक है, मैं रिपीट करता हूँ। पहले P1 और P2 क्या कहलाए आपके? पर्सन पर्सन 1 पर्सन 2। P1 P2 पर्सन होंगे सर। P1 ठीक है, क्लियर हुआ। अब ये देखिए, ये जो गोल गोल है इसमें दो चीजें लिखी हैं, डिकोडिंग और एनकोडिंग, यस सर। लिखिए, ठीक है। अब पर्सन 1 है, वो क्या कर सकता है? जब अगर मैसेज भेज रहा है तो वो क्या करेगा? एनकोडिंग करेगा। अगर मैसेज को रिसीव कर रहा है तो वो क्या करेगा? डिकोडिंग करेगा। क्लियर हुआ ये? यस सर। ठीक है। अब जब उसने मैसेज तैयार किया है, मैसेज की एनकोडिंग कर ली, अभी बस यहां तक देखिए, ठीक है। अब जब उसने मैसेज की एनकोडिंग और डिकोडिंग कर ली तो वो किस तरीके से दे रहा है मैसेज को, ठीक है। ये देखो CBEH और NV लिखा है, ठीक है, यहां पर। तो NV का मतलब आप लेके चलो, ये है, इसका अर्थ है नॉन वर्बल, ठीक है। और इसी के आगे CBEH और V लिखा है, इसका अर्थ है वर्बल। आप ये दोनों जो एक बार चार बार लिखा है ना CBHNV, ठीक है, और उसके बाद 3 बार लिखा है CBHV, इन सबको बिल्कुल छोड़ दो। आप इतना याद रखो, वर्बल और नॉन वर्बल, ठीक है। हमने जो मैसेज की एनकोडिंग करी है वो हम वर्बल तरीके से दे रहे हैं या क्या कहते हैं, नॉन वर्बल तरीके से दे रहे हैं, सिर्फ इतना है। पर्सन 1 था, उसने एनकोडिंग करी मैसेज की, ठीक है, और उसने वर्बल या तो फिर नॉन वर्बल तरीके से अपना मैसेज दिया, सेंड किया। अब वो मैसेज इस तरीके से यहां से चला और फिर P2 तक आया, ठीक है। P2 ने उस मैसेज की डिकोडिंग करी, यहां से अब यहाँ चला आया ना, तो इसलिए पहले दिया है ना। अब मैसेज सामने वाले ने डिकोडिंग करी, अब उसे फिर से मैसेज भेजना है, तो फिर वो मैसेज की एनकोडिंग करेगा और मैसेज तैयार करेगा, वर्बल और नॉन वर्बल तरीके से उसको भेजेगा, जो फिर ऐसे घूमते हुए आएगा और फिर वो कोडिंग कर लेगा। अब भी क्लियर हुआ? नहीं तो मैं फिर से बता दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पूछिए आप, अगर आपको समझ में नहीं आया है तो। क्लास के बाद पूछ लेंगे सर सर। सर समझ नहीं आया बिल्कुल भी। ठीक है, पर्सन बी है, पर्सन सी, सेंडर, मैसेज, एनकोडिंग, इतना कर लिया आपने। अब चैनल की जगह इधर पे आप कर लीजिए वर्बल या नॉन वर्बल, ठीक है। और फिर उसके बाद मैसेज की डिकोडिंग, ठीक है। डिकोडिंग के बाद अगर डिकोडिंग तक ही व्यक्ति को अगर चीजें समझ कर ली, नहीं मॉडल में,
सर वॉइस साफ ब्रेक हो फिर रही है बात बहुत। ये है कि वॉइस उसे वो एक वॉइस ब्रेक हो रही है बहुत आपकी। वॉइस ब्रेक हो रही है। जी। ये रुकिए, एक सेकंड रुकना आप लोग। ये आपको दिख रहा है, पर्सन 1 था, ठीक है, इतना भी आप समझ के चलिए। पर्सन 1 था। आवाज आ रही है मेरी आप लोगों को? जी आ रही है। यस हाँ सर। जी। इसकी तैयारी। ठीक है, ठीक है। पर्सन 1 था, उसने क्या करा, एक मैसेज तैयार करा, उसकी एनकोडिंग करी। इतना क्लियर हुआ आपको? उसके बाद जी। यहाँ पर उसने सिलेक्शन किया कि जो उसने मैसेज तैयार किया है उसे वर्बल देना है या नॉन वर्बल तरीके से देना है, ठीक है। अब यहाँ पर ही नॉइज आएगी, ठीक है। वी मतलब वर्बल और एनवी यानी नॉन वर्बल, यहाँ ही उसकी इसी के बीच उसकी नॉइज आ रही है कि अगर मैसेज में डिलीवर करते समय कोई बाधा उत्पन्न होगी तो वो वी और एन वी के बीच में उत्पन्न होगी, ठीक है। मैसेज की डिकोडिंग कर ली है, उसे मैसेज समझ में आ गया है। अब P1 को मैसेज को देना है, वो यही प्रक्रिया पुनः अपनाएगा। अब क्लियर हुआ? यस भैया। ठीक है। अब इसमें मैं सिर्फ इतना ही है, इसमें ये जो लाइन दी है ना, ऐसी ऐसी जिगजैग जिगजैग, वो इस जो लाइन का मतलब है, इस लाइन का मतलब है नॉइज, ठीक है। अब इसमें दो चीजें और होती हैं, सीपीयू और सीपीआर, मतलब पब्लिक कोर्स और प्राइवेट कोर्स। इनका कहना यह है कि ये जो प्रोसेस चल रही है, व्यक्ति जो मैसेज डिलीवर करता है, तो वो एक तो उसके अंदर जो भावनाएं चल रही होती है, जो उसके मन में इमोशन है, फीलिंग्स है, ठीक है, तो वो उसके हिसाब से अपना मैसेज तैयार करता है, ठीक है, और उसे सेंड करता है। जो भी उसके मन, मान के चलिए कोई व्यक्ति दुखी है तो वो थोड़ा दुखी होके दुखी टाइप का मैसेज अपना तैयार करेगा, एक्साइटेड है तो उसे उस तरीके से वो मैसेज को डिजाइन करेगा, उस तरीके से एनकोडिंग करेगा, ठीक है। और एक होता है पब्लिक कोर्स। पब्लिक कोर्स से मतलब कि हमारे समाज में जहां पर भी हम हैं उधर पर किस तरीके का माहौल है ना, तो व्यक्ति उसी तरीके के माहौल के अनुसार अपना मैसेज डिजाइन करता है या तैयार करता है। मान के चलिए हम किसी शोक सभा में पहुंचे, तो हमको बात करनी है, तो हम एकदम धीरे बात करेंगे, बहुत ही स्लो बात करेंगे, अपना मैसेज तैयार करेंगे, कम शब्दों में करेंगे, मतलब कि जो भी माहौल चल रहा है ना उस हिसाब से हम अपना मैसेज तैयार करेंगे, तो वो हमारा पब्लिक कोर्स कहलाएगा, ठीक है। और मान के चलिए कहीं हम आंदोलन में गए या कोई कॉन्सर्ट में गए, तो हम एकदम चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं, तो उसका माहौल पे उस माहौल का असर अलग पड़ जाता है, ठीक है। पर माहौल कैसा भी हो, है ना, अच्छा माहौल भी चल रहा है, कॉन्सर्ट
तो उधर पे आपके साथ कुछ ऐसी बात हो जाए जो आपको बुरा लग जाए, वो आपकी व्यक्तिगत रूप से आपको झंझोड़ दे, तो आपका बात करने का तरीका अलग हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज इसमें है, इस मॉडल में पीवी और ऐसे। ठीक है, अब बताइए ये समझ में आया मॉडल या कुछ और इसमें? इसमें जो लिखा है ना, मतलब कि इसमें जो मॉडल दिया गया है आप इस पर मत जाइए। ठीक है, इसमें सिर्फ इतना ही है, ये आपको इतना याद रखना है। जब आप इतना याद रख लोगे और आपको पुरानी चीजें हैं याद, तो आप आराम से ये देख लोगे कि कहाँ पर कौन सी चीज फीड करनी है और आप समझ जाओगे। क्लियर हुआ या डाउट है? तो डाउट है तो पूछ लीजिए आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सर इसके आगे कुछ पढ़ाओगे भी आप? नहीं, टाइम तो हो गया है, आगे कल देखेंगे इसके आगे, तो आप पूछ तो फिर इसी पे डिस्कस कर लेते हैं। जी सर, इसी पे फिर से समझाऊं कैसे एक बार और? मतलब ये इसमें पहले तो सर P1 होता है ना? ठीक है। उसने मैसेज सोचा, ठीक है, फिर उसने उस मैसेज को के बारे में की डिकोडिंग करी, डिकोडिंग नहीं करी पहले उसने ये सोचा कि उसको वर्बल भेजना है या नॉन, हाँ सॉरी एनकोडिंग, वर्बल या नॉन वर्बल। ठीक है, ठीक है, पहले उसने ये कर लिया, उसके बाद एनकोडिंग करेगा वो? नहीं, है ना, इसमें नॉर्मल ही है। P1 जो है एनकोडिंग पहले करेगा। उसने मैसेज उठाया और उसकी एनकोडिंग कर ली। ठीक है, इसमें कोई इतना समझ में आ गया। ठीक है, अब उसके बाद उनका ये कहना है कि आप इसको वाणी के माध्यम से दोगे या इशारों के माध्यम से दोगे, है ना? आपका मैसेज आपके पास है, ठीक है, आपने उसे डिजाइन कर लिया, ठीक है, तो आप उसको वर्बल तरीके से दोगे या नॉन वर्बल तरीके से दोगे, ये दिया है इसके बाद। ठीक है आपको सर, देना है। ठीक है, उसे तो मीडियम भी बोल जैसे सकते हैं कि सर, वर्बल और नॉन वर्बल को। देखिए मान के चलिए कि कोई आपका स्टूडेंट है, उसने बहुत अच्छा काम किया, तो आपके मन में क्या आया कि मुझे इसे शाबाशी देना है। ठीक है, तो ये आपके दिमाग में आई चीज है। ठीक है, अब कैसे देना है ये भी आपने मानसिक स्तर पे सोच लिया, नॉन वर्बल तरीके से हम इसको शाबाशी देंगे। ठीक है, मतलब हमें इशारे से देना है। आप उसके पास गई, अभी हमने सोचा है, ठीक है, नॉन वर्बल तरीके से कि हमें उसको शाबाशी देना है, इनकोडिंग हो गई, मैसेज हमारा तैयार है। यहाँ तक क्लियर हुआ अभी आपको इस उदाहरण में? जी हो गया सर। ठीक है, इसके बाद आप जब जाओगे बच्चे के पास और उसकी पीठ थपथपाओगे, मतलब आपने नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कर दिया। ठीक है, और उसे भी मैसेज, पीठ थपथपाने के बाद उसे मैसेज, अब उसके पास मैसेज पहुंच गया, अब वो डिकोडिंग कैसे भी कर ले, है ना? तो ये चीज इसमें दी गई है। अब P1 ने डिकोडिंग करके उसे चीज समझ में आ गई, अब P2 क्या करेगा, जो स्टूडेंट है ना, वो क्या करेगा, उसे भी कुछ कहना हुआ। ठीक है, उसे अब गुरु ने उसका सम्मान किया है, तो वो क्या करेगा, गुरु के चरण स्पर्श कर लेगा। तो ये भी उसने नॉन वर्बल तरीके से अपना मैसेज डिजाइन किया और दे दिया। ठीक है, अब इसमें दोनों व्यक्तियों के मन में जो भावनाएं चल रही थी एक दूसरे के प्रति, तो वो भी इसमें महत्वपूर्ण रोल अदा करेगी। और उधर पे कैसा माहौल है ये भी इसका क्या कहते हैं, प्रभावित करेगा इस कम्युनिकेशन। ठीक है, ये चीज अलग से इन्होंने बताई। अभी क्लियर हुआ? और क्वेश्चन है आप पूछ लीजिए जिसको भी स्टेप्स कितने हैं इसके? अनुरुद्ध जी, कितने स्टेप हैं इसमें? इसमें ना कोई पर्टिकुलर इसके स्टेप नहीं बताए गए कि इसमें इतने स्टेप हैं। पहली बात ये इसकी ये विशेषता है। हेलो अनुरुद्ध सर, हेलो सर जी सर, वो एक ऐप है ना सर, आप भी यूज करिए ना सर, वो ड्रा ऑन स्क्रीन वाला जो है, उससे थोड़ा सा ज्यादा समझ में आएगा।
चलिए ठीक है, मेरे को इस बात के की जानकारी नहीं थी कि ऐसा ऐप भी है। नहीं सर, वो राहुल सर भी यूज करते हैं और मैम भी यूज मोबाइल पे करती हो हैं। आप जाता भी है? करिए ना सर, उससे थोड़ा ज्यादा समझ मोबाइल में पे हो आएगा। जाएगा क्या? मोबाइल पे हो जी सर, जाएगा ड्रॉ क्या? ड्रॉ ऑन हाँ हो स्क्रीन है सर। जाएगा जी। ठीक राहुल है जी ने ठीक भी है मोबाइल से किया था यूज। ठीक है वो ठीक है, रोहित मेरे को भी पता करते नहीं हैं। था, इसके बारे में जानकारी नहीं थी। वो मैंने करिएगा सोच सर मैं आपको। मैंने ये सोचा था कि ये वो लैपटॉप पे होता है, इसलिए मैंने उसे ये नहीं, मैं अब कर लूंगा। मोबाइल में, मोबाइल में होता है सर, खेलते रहते हो। ठीक है सर। आप अभी बताइए कि इससे इससे लेकर आपको कोई भी प्रश्न है तो। अभी क्लियर है सर। ठीक है हाँ जी अभी क्लियर हुआ। ठीक है, इसमें ये ध्यान रखना कि जो ये जिग दिया है वो नॉइज है। अब देखिए, नॉइज हमारी कहाँ होती है? जब हम बोलते हैं या इशारे करते हैं, मान के चलिए हम रिटर्न कम्युनिकेशन कर रहे हैं, नॉन वर्बल सॉरी रिटर्न कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो उसमें हमारी नॉइज आ जाएगी। ठीक है, तो ये याद रखना। हालांकि इसमें कुछ है नहीं है, बस थोड़ा वो ऐसे भवर भवर से बना दिए गए, तो वो समझने में थोड़ी कठिनाई हो रही है। हाँ सर, वही हाँ ठीक है। बेस्ट वे और नहीं है किसी ये का कम्युनिकेशन का। क्या? सर जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। नॉन वर्बल में वॉइस का नहीं, नॉन वर्बल में वॉइस नहीं होगी। नॉन वर्बल में वॉइस नहीं, पिच, वॉल्यूम, स्पीड और क्लियरिटी आएगी नॉन वर्बल में। जी सर। ठीक है, वर्बल यानी शब्द। अब शब्द किस तरीके से बोले जा रहे हैं, निम्न स्वर में, उच्च स्वर में, तो वो हमारा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहलाएगा। इसलिए कहते हैं कि जो हमारा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है वो हमारे वर्बल कम्युनिकेशन को पूर्ण करता है। ये पीडीएफ में बंद कर लूं क्या? हाँ जी। जी सर। और कोई चीज आपको समझ में ना आए ना, तो आप कल पूछ लेना। ठीक है, डाउट्स जी अगर सर। हो तो आप कल पूछ लेना। ठीक है, तो आज यहाँ तक हमारे ट्रांसलेक्शनल मॉडल भी हो गया। अब हमारा एक ही मॉडल बचा है, वो हम कल देख लेंगे। ठीक है। ठीक है।